हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाइवर्जन ऑफ फंड। अब आज डिस्कस करेंगे कि डाइवर्जन ऑफ फंड क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि डाइवर्जन ऑफ फंड क्या होता है। डाइवर्जन ऑफ फंड का मतलब होता है फंड को कहीं और किसी तरफ, मतलब डाइवर्जन का जो नॉर्मल जो मीनिंग होता है, अगर प्लेन लैंग्वेज में अगर बोलें, डाइवर्जन डाइवर्जन मतलब डाइवर्ट कर देना, मतलब जो मेन रूट है उससे कहीं और चले जाना, ये डाइवर्जन डाइवर्ट का मीनिंग होता है। अब फंड डाइवर्जन ये भी इसी तरीके से है कि फंड का क्या मतलब, जो कंपनी का जो मेन पर्पस है फंड का यूज उसके लिए ना हो करके किसी और चीज़ के लिए, फंड का कंपनी के पैसे का यूज किसी और चीज़ के लिए होना। अच्छा, कंपनी का पर्पस क्या होता है? कंपनी का पर्पस जो है वो बिजनेस करना। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका क्या पर्पस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्रॉफिट कमाना। ये मैन्युफैक्चरिंग ऐसी ट्रेडिंग में कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इनकम कमाना, यही है। सर्विस इंडस्ट्री में सेम ही होता है। मतलब मेन पर्पस क्या होता है कि जो फंड आ रहा है उसको बिजनेस में यूज़ करके उसके सेल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। जो भी फंड आ रहा है बिजनेस में उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी टर्नओवर को बढ़ाया जाए, यही मेन पर्पस होता है किसी भी कंपनी का, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, कुछ भी, सब में यही होता है। लेकिन जब जो फंड कंपनी में आ रही है उसके पर्पस के लिए न यूज हो करके, मतलब प्रोडक्शन के लिए या ट्रेडिंग के लिए या सर्विस के लिए ये न यूज हो करके कहीं और किसी और पर्पस के लिए यूज हो, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ फंड। ठीक है, अब ये तो हो गया क्या होता है डाइवर्जन ऑफ फंड। अब कैसे होता है डाइवर्जन ऑफ फंड? ऐसे होता है कि मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी में अगर पैसा आया और उसको कहीं बाहर शिफ्ट कर, लेट्स से कि किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, पैसा तो आया, किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली बिजनेसमैन ने, कि एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, डेटर से पैसा आया, कस्टमर ने तो टाइम से पेमेंट कर दी। क्रेडिटर्स की पेमेंट थोड़ी रोक लो, सप्लायर्स की पेमेंट थोड़ी रोक लो और उसको यूज़ कर लो कहाँ, किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए या कोई और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इस तरीके से, मतलब उस कोर बिजनेस के लिए नहीं, जिस बिजनेस में ये पैसा, जिस बिजनेस के लिए या जिस बिजनेस से ये पैसा आ रहा है उस बिजनेस के लिए यूज़ ना करके कहीं और अलग कुछ इन्वेस्टमेंट ही कर दी, कुछ शेयर्स वगैरह खरीद लिए, प्रॉपर्टी शेयर्स, कहीं इन्वेस्टमेंट, किसी रिश्तेदार के कंपनी में पैसा लगा दिया, किसी और को लोन एंड एडवांस किसी और को दे दिया लोन, अपना पैसा। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं जाएगी टाइम से, क्योंकि जो पैसा आया वो तो चला गया बाहर, कंपनी से बाहर चला गया वो तो पैसा, तो सप्लायर को तो यहाँ पे पैसा जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये है कैसे होता है। तो क्या होता है, कैसे होता है, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, क्यों होता है डाइवर्जन ऑफ फंड, क्यों होता है? क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर में। सबसे पहला रीज़न जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर किसी की इन्वेस्टमेंट करना, कुछ प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेना, या कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है उसको परचेज़ कर लो, महंगी मिल रही है, अपने पास तो इतना फंड है नहीं, कुछ अपनी मिला लो और कुछ जो डेटर्स की पेमेंट आ रही है उसको यूज़ कर लो। ठीक है, तो एक तो ये होता है क्यों होता है। और सिर्फ यहीं पे बात नहीं रुकती डाइवर्जन ऑफ फंड की, सिर्फ डेटर का पैसा यूज नहीं किया जाता है। कई बार प्रॉपर्टी मिल रही है, डेटर के पैसा भी उतना सफिशेंट, जो कस्टमर से पैसा आया या फिर मेरा जो पैसा है वो भी सफिशेंट नहीं पड़ रहा है, तो क्या करते हैं, तो लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं कि लोन ले लेंगे उससे प्रॉपर्टी परचेज कर लूँगा, या कहीं शेयर खरीदने या किसी किसी तरीके की अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए ये दिक्कत आ जाती है। अब एक बात बताइए कि अगर किसी बिजनेस में अगर कोई पैसा, किसी बिजनेस का पैसा है और वो उसके बिजनेस में यूज ना हो तो क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगी नहीं, सेल बढ़ेगा नहीं, सेल बढ़ेगी नहीं तो इनकम होगी नहीं, और अगर इनकम नहीं हुई तो वो जो लायबिलिटी है वो कैसे पूरी करेगा, कर ही नहीं पाएगा ना लायबिलिटी पूरी। अब यहाँ कैसे कैसे किन किन सिचुएशंस में होते हैं वो अब एक बार ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये डेटर वाला आपको बता दिया ये कैसे होता है। दूसरा, मान लीजिए कोई कंपनी है,
अभी वो तो ठीक ठाक चल रही थी, पुरानी कंपनी है, पिताजी की कंपनी थी। अब पिताजी ये सोच रहे हैं कि मेरा बेटा है, अब उसके नाम पे कोई एक और कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, या अपनी ही कोई और दूसरी कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, दोनों मिल करके देख लेंगे। दोनों सिचुएशन नॉर्मली ट्रेंड है ये इंडिया में कि अगर फादर बिजनेस कर रहा है, बेटा जब पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो गई, एक उसके नाम से एक अलग से बिजनेस कर दो, स्टार्ट कर दो, वो उधर देखेगा बिजनेस कुछ और। लेट्स से अभी मेटल वगैरह का कर रहा था, स्टील आयरन के कुछ भी कर रहा है, अब वो लेदर वगैरह का कुछ और दूसरा एक नया सेगमेंट ही स्टार्ट करना चाह रहा है, जो वो बेटा देखे, कुछ भी XYZ कोई सा भी सेगमेंट। मतलब मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि एक सेगमेंट चल रहा है, पैरेलली एक और सेगमेंट अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले वो बैंक के पास जाएंगे कि हम ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और हमको पैसा चाहिए। बैंक क्या बोलेगी कि अभी तो आपने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो प्रोजेक्शन पे हम लोन नहीं करते, हम नहीं देंगे। बहुत कम लोन है जो बैंक, कोई भी रेयर कोई कंपनी जो प्रोजेक्शन पे देती है, कुछ प्रोजेक्ट फंडिंग करती है, बहुत रेयर, छोटे मोटे में तो ऐसा तो नहीं करता। बहुत बड़ी वाली कंपनी जो होती हैं, जो कॉर्पोरेट वगैरह जो है, वो अपने उनके बेस पे, उनकी गारंटी के बेस पे वो प्रोजेक्ट फंडिंग होती है बहुत। अदरवाइज अगर नॉर्मल में अगर बात करें, जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मली बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी छोटीज़ हैं, या फिर जो नॉर्मल जो फर्म होती है, प्रॉपर्टीशिप फर्म या फिर पार्टनरशिप फर्म, मतलब नॉर्मल वाले हम बात कर रहे हैं। बहुत बड़े रिलायंस और ये सब वो बड़ी वाली चीज़ें हम नहीं कर रहे, बड़े वाले कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहे। तो उसमें क्या होगा, वो मना कर देंगे बैंक वाले कि नहीं जी, आपकी तो कंपनी अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसको तो कैसे लोन करेंगे। तो प्रोप्राइटर सोचेगा, अच्छा बिजनेसमैन या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी, सोचेगा अच्छा ठीक है, अब इसके लिए पहले कंपनी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, उसके बाद लोन मिलेगा। वो क्या करेगा, अपने जो करंट बिजनेस जो उसकी चल रही है, मान लीजिए कंपनी ए चल रही है, तो कंपनी ए का जो भी पैसा आया है डेटर से, वो प्लस जो अपना सरप्लस पड़ा है, वो दोनों मिला करके वो यूज़ कर देगा, उसको स्टैब्लिश कर देगा कंपनी। एटलीस्ट एक जगह देख ली, या परचेज़ कर ली, या उसको रेंट पे ले लिया, सारा सेटअप स्टार्ट कर दिया, कुछ मशीन्स वगैरह कुछ परचेज़ कर ली हैं, कुछ और करनी है, स्टाफ्स वगैरह, मतलब एक ऑलमोस्ट सेटअप उसको दे दिया, ताकि उसको लग जाए बैंक वाले को हाँ स्टार्ट कर दिया है। अब क्या होगा, बैंक वाले के पास दोबारा जाएंगे, हाँ जी ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया हमने, अब ये चल रहा है, अब दे दो पैसा। तो अब बैंक वाले क्या बोलेंगे, अभी तो आपकी विंटेज ही नहीं है, हम कम से कम 4 से 5 साल पुरानी कंपनी को लोन देते हैं, इतने पुरानी आपकी तो 1 साल या 1.5 साल पुरानी कंपनी, इतनी छोटी कंपनी को हम लोन नहीं देते हैं इतना कम विंटेज पे, कम से कम 4 से 5 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेसमैन तो फंस गया। अब वो कहेगा ये मैंने तो अपने पैसे भी लगा दिए, जो डेटर्स आए थे वो भी पैसे लगा लिए, मेरा तो बिज़नेस भी स्टार्ट नहीं हुआ। वो अब क्या करता है, या उसको कोई क्या दिमाग देता है, एक काम करो, जो आपकी रनिंग कंपनी है उसके ऊपर लोन ले लो, आप जो आपकी कंपनी चल रही है उसके ऊपर लोन ले लो, ठीक है। वो सोचता हाँ सही बात है, इस पर तो लोन मिल ही जाएगी, ये तो मेरी कंपनी सही चल रही है। अब वो क्या करता है, उस वाले कंपनी पे लोन ले लेता है जो उसकी कंपनी पहले से चल रही होती है। लोन मिला इस कंपनी, उसमें जब उसको लेकर के जाता है तो उसमें बैंकर देखता है यार इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, तो बढ़िया कंपनी परफॉर्म कर रही है, पुराना जो ट्रैक्स है वो सारे सही है, और सेल वगैरह भी ठीक है, रेवेन्यू ठीक है, सब कुछ ठीक है, कर दो इनको फंड हो जाते हैं। अब वो पैसा वहाँ से निकल के क्या होता है, चला गया वो जो नई वाली कंपनी खुली उसमें। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि जो पैसा आया वो तो बैंक ने ये सोच करके दिया कि इससे और इसकी टर्नओवर बढ़ेगी, उससे फिर इसकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने से उसी से हमें ये EMI पे करेगा। बट हुआ एक्चुअली क्या, पैसा तो उसमें लगा ही नहीं, तो इनकम तो बढ़ा ही नहीं, इनकम तो ऐसी की ऐसी रहेगी, लायबिलिटी और बढ़ गई, पेमेंट कहाँ से करेगा। अच्छा वो तो फिर भी ठीक है, मान लीजिए कि एक बैंकर ने ले करके उसको 3 या 4 बैंकर ने, या दूसरा तीसरा बैंकर ने भी दे दिया पैसा, तो वो एक सिचुएशन तो ऐसी आ जाएगी कि जो उसकी अभी की रेवेन्यू है उससे ज़्यादा तो उसकी एक्सपेंसेस, जो EMI की लायबिलिटी है वो बन जाएगी। जितनी अभी उसकी इनकम है, और 3 लोन उसने और ले लिए, एक तो अपना हमारे एक मान लीजिए एक फाइनेंसर से ले लिए, फिर 2 फाइनेंसर 2 फाइनेंसर 3, 2-3 फाइनेंसर से अगर उसने लोन ले लिए, तो उसकी तो जो इनकम है उससे तो उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर वो कहाँ से वो कर पाएगा अपना, वो उसको पे ही नहीं कर पाएगा। अब वो नई वाली कंपनी अभी स्टार्ट ही हुई है, स्टैब्लिश हुई है, अभी तो वो शुरू हुई है, अभी तो वो प्रोडक्शन स्टार्ट होएगा, अब चीज़ें होंगी। अब कंपनी ना तो इधर की रही ना तो इधर की रही, मोस्ट ऑफ द केस में ये लोग ऐसे फंस जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में ये ऐसे फंस जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये सिचुएशन होगी जहाँ की कंपनी में पैसा यूज ही नहीं हुआ, तो इनकम कहाँ से होगी, बिजनेस में भी फंस जाते हैं और बैंकर भी स्टक हो जाते हैं, जहाँ NPA के चांसेस
मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है कि ये एनपीए होगा ये लोन, जहाँ डाइवर्जन ऑफ फंड हुआ। दूसरा सिचुएशन, मान लीजिए कोई कंपनी है वो लॉस में चल रही है। अब उसको पता है अब मेरी कंपनी तो वो लॉस में है, उसको अपने खर्चे भी पूरे करने हैं, जो करंट लायबिलिटी वहाँ की उस कंपनी की लायबिलिटी उसको भी पूरे करने हैं, उसके लिए भी पैसे उसके पास पूरे नहीं हो पा रहे। फिर वो क्या करेगा, उसको मालूम है कि मैं इस कंपनी पे तो मेरे को लोन मिलेगा नहीं, तो दूसरी कंपनी, उसकी एक और कोई कंपनी चल रही होगी, वो रास्ता निकालेगा, चलो यहाँ से लोन ले लेते हैं। फिर वहाँ सेम सिचुएशन, वहाँ लोन लेगा, यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, वहाँ इनकम बढ़ी नहीं, वहाँ से तो यहाँ के लॉसेस और यहाँ के खर्चे पूरे किए जा रहे हैं। वो कंपनी भी गई, ये कंपनी भी गई, रेवेन्यू उतना जनरेट हुआ नहीं, फिर बैंकर भी फंसे और ये कंपनी तो खैर डूब ही रही थी। उसने ये उम्मीद किया था कि क्या पता कुछ फंड मिल जाए तो मैं टेम्प्ररली इसको फिर रिवाइव कर जाऊं, बट होता रिवाइव नहीं है, बहुत रेयर है। अगर बट जो डूबने लग जाता है वो बहुत ही रेयर रिवाइव होता है, तो वहाँ भी बैंकर फंसते हैं। तो दूसरा सिचुएशन ये हो गया। तीसरा सिचुएशन, कोई कंपनी ओवर लिवरेज्ड है, अब वो इतने लोन ले चुका है कि वो अब उसको मालूम है कि अब मैं ये लोन के लिए जाऊँगा इस कंपनी में तो मेरे को लोन मिलेगा नहीं। तब वो क्या करेगा, वो किसी दूसरी कंपनी का सहारा लेगा। दूसरी कंपनी का सहारा लेने के बाद फिर सेम सिचुएशन, अपनी जो दूसरी कोई कंपनी है, कंपनी है, कंपनी भी में लोन ले लेगा, कंपनी भी में लोन ले करके और यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा फिर वापस से। फिर सेम सिचुएशन, न इनकम जनरेट होगी क्योंकि वो फंड यूज़ नहीं हुआ कंपनी के पर्पज़ के लिए, तो न रेवेन्यू जनरेट होगी और ना वो उसको एक्सपेंसेस को बियर कर पाएगा, ना तो वहाँ ना तो यहाँ, तो दोनों जगह से फंसा वो। अच्छा, जो क्रेडिटर वाला जो केस है उसमें क्या होएगा कि मान लीजिए अगर डेटर का पैसा आया और आपने उसको सप्लायर को पे नहीं किया, तो फिर क्या होगा, क्रेडिटर काफ़ी टाइम लंबा होता चला जाएगा। क्रेडिटर्स पहले रिमाइंडर देंगे, फिर रिक्वेस्ट करेंगे, फिर वो प्रोसीडिंग्स पे आ जाएंगे, फिर वो सामान देना बंद कर देंगे, माली देना बंद कर देंगे कि भाई पेमेंट नहीं आ रही, इनको सामान देना बंद कर दो। तो जब सामान देना बंद कर देंगे तो कंपनी आपकी वैसे ख़त्म हो जाएगी, ऊपर से लीगल और लिटिगेशन अलग। बैंक के केस में भी सेम, वो पेमेंट देना बंद कर देगा, ईएमआई बंद कर देगा, तो वो प्रोसीडिंग्स वगैरह आगे तो होगी, बट आपका तो एनपी, आपके तो कैपिटल जो है वो, आपका जो फंड जो है वो तो ब्लॉक हो गया, बैंक के फंड ब्लॉक हो गए। उस तरह सप्लायर हैं, सप्लायर अपना लीगल वगैरह आगे करेंगे, प्रोसीडिंग्स वगैरह आगे करेंगे, केस वगैरह उसके अगेंस्ट करेंगे, वो बात की बात है। तो ये सारे सिचुएशंस होते हैं, जो तीन चार जो मैंने आपको बताएं कि एक तो मतलब बेसिकली फंड तो दो ही तरीके से आ सकते हैं जो डाइवर्ट किया जा सकते हैं, एक तो कि जो क्रेडिटर वाला और दूसरा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आते हैं, तो ये दोनों फंड जो आते हैं जो कर सकते हैं। सिचुएशन वही है क्रेडिटर वाले के केस में कि क्रेडिटर अपना सामान देना बंद कर देगा, कंपनी वैसे शट डाउन हो जाएगी। अगर वो सामान देना बंद कर दिया तो मार्केट में रूमर आ जाएगा कि ये बंदा तो ये क्रेडिटर को पेमेंट ही नहीं कर रहा, ठीक है। और बैंक के केस में वो तो ईएमआई नहीं दे देगी, वो वैसे डिफ़ॉल्ट कंपनी हो जाएगी। अच्छा, एक और सिचुएशन हो सकती है कि मान लीजिए कंपनी ये है, अब उसको ये कंपनी बंद ही करनी है, उसने उसमें लोन ले लिया और पहले तो आपसे लोन ले लिया, लोन लेने के बाद क्या करेगा, वो अपने सारे बिजनेस को लोन बी में शिफ्ट कर देगा। लोन बी में शिफ्ट कर दिया, यहाँ से फोकस ही हटा दिया। अब आप जो लोन मांगोगे लोन ए में, उसने तो यहाँ सेल ही बंद कर दी है, लोन कंपनी ए में जो लोन जिस कंपनी ने आपसे लोन लिया है वहाँ से तो उसने सारी सेल ही अपनी बंद कर दी है। तो वो कहाँ चला गया, कंपनी बी में। आप लोन मांगोगे किससे, कंपनी ए से। कंपनी ए बोलेगा कंपनी ए तो है नहीं, अब हमारी बंद हो गई जी, आप क्या लीगल वगैरह पे जाओगे, एनपीए होगी, टाइम तो लगेगा उसमें। तो बाद में क्या होता है वो तो लीगल में तो वो प्रॉब्लम आती ही है, बट उस वक्त के लिए तो प्रॉब्लम है ही है। तो ये डाइवर्जन ऑफ फंड भी बड़ी क्रिटिकल चीज़ है। इसको जब आप देखें ये पता कैसे चलेगा डाइवर्जन ऑफ फंड हो रहा नहीं हो रहा, बैलेंस शीट में अगर उसके देखेंगे, किसी भी कंपनी को अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो उसके एसेट साइड्स में इन्वेस्टमेंट को बड़े ध्यान से देखें। ये हमेशा ही इन्वेस्टमेंट में मिलेगा, ये बैलेंस शीट के इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। इन्वेस्टमेंट में वो दिख रहा होगा कि उसने पैसे, क्योंकि अगर वो पक्के में पैसा आया है तो उसको पक्के में ही पैसा बाहर करना पड़ेगा, या तो लोन्स एंड एडवांसेस करके बाहर कर रहा होगा, या कुछ प्रॉपर्टी अगर परचेज करी तो प्रॉपर्टी में वो आ रहा होगा, या कुछ और शेयर्स वगैरह खरीद ले होंगे किसी कंपनी के तो वो शेयर्स इन्वेस्टमेंट में आ रहे होंगे। तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड को ध्यान से देखना पड़ेगा, वो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट वो आ रहा होगा। अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपको जो नॉर्मल है वो तो ठीक दिख रहा है तब तो ठीक है, और अगर जो इन्वेस्टमेंट आपको कुछ उस तरीके के दिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लोन्स एंड एडवांसेस कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं, तो वो क्वेरी करने वाली बात है कि इतने लोन्स एंड एडवांस किसको दिए गए हैं, क्या है ये लोन्स एंड एडवांसेस। आपने लोन ले रहे हैं आप, आपके टर्नओवर जो है वो ग्रो कर नहीं रही है, तो पैसे जा कहाँ रहे हैं।
लोन लेने के बावजूद अगर आपके टर्नओवर अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं, या क्रेडिटर्स का आप पैसा रोक करके बैठे हैं, बावजूद उसके भी आपके अगर टर्नओवर अगर बढ़ नहीं रहा है, फिर आपके जो डेटर हैं वो आपके कस्टमर टाइम से पेमेंट कर रहे हैं और आप क्रेडिटर को आगे पेमेंट कर नहीं रहे हैं, आपने फ़ंड रोक करके रखा हुआ है, तो ये फ़ंड जा किधर रहा है? सेल तो आपकी बढ़ नहीं रही बहुत ज़्यादा, थोड़े बहुत ऊपर नीचे है बस, बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। क्योंकि अगर लोन ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जंप होना चाहिए उसमें। तो ये सारी सिचुएशन से बैलेंस शीट को ध्यान से देखना चाहिए। डाइवर्जन ऑफ फंड पे तो पूरे ने पहले भी बहुत सारे मैनिपुलेशन हो चुके हैं। अमेरिका की एक कंपनी थी एनरॉन, अगर आप ढूंढेंगे वो नेट पे मिल जाएगा एनरॉन, उसमें भी यही मैनिपुलेशन हुआ था। उसने कंपनी जो है दूसरी कंपनी, उसमें तो बहुत सारे फ्रॉड हुए थे, बहुत सारी चीज़ें उसमें थी एनरॉन में, बहुत सारे तरीके की मैनिपुलेशन हुई थी जो अल्टीमेटली एक फ्रॉड ही था, वो बेसिकली मैनिपुलेशन था, बुक कुकिंग थी, जो उसमें बहुत सारे चीज़ें, जिसमें से एक ये मेजर वाला था कि जब उसने अपना क्या किया, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जबकि एक्चुअली वो लॉस खा रही थी कंपनी। अब वो प्रॉफिट इतना ज़्यादा दिखा रहा था कि अब वो मार्केट में ये बोल करके लोन नहीं ले सकता था कि मुझे लोन चाहिए। अब जैसे वो लोन के लिए जाता है, लोग कहते हैं आपकी तो प्रॉफिट इतनी अच्छा है, नेटवर्थ आपकी इतनी बढ़िया है, आपको लोन क्यों चाहिए? तो फिर उसके ऊपर इंक्वायरी और ये सारी चीज़ें होती है। तो उसने क्या किया, एक दूसरी कंपनी इस्टेब्लिश कर दी और इस्टेब्लिश कर करके उसने उसमें लोन लिया और लोन लेकर के फिर इधर शिफ्ट किया। क्योंकि ये कंपनी ट्रबल में थी, इसने गलत प्रॉफिट वगैरह सब कुछ दिखाया हुआ था, प्रॉफिट ही गलत थी, प्रॉफिट बुक गलत की हुई थी, कुछ एक्सपेंसेस में मैनिपुलेशन थे, बहुत सारी चीज़ें थी। एनरॉन करके कंपनी थी, अपने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कैपिटलाइज कर दिया था, मैन मार्किंग जो एसेट्स थे उसको मार्केट वैल्यू पे दिखा रहे, बहुत सारी चीज़ें थी जो उसमें, वो अभी तो नहीं डिस्कस करते इस वाले वीडियो में क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर उस वाले केस का किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। ये केस जो इस तरीके के जो केस होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो ये था। वैसे आप भी देख सकते हो, एनरॉन करके कंपनी थी जिसमें ये प्रॉब्लम आई थी। 2002 में ये डिटेक्ट हुआ था, ये 2002 में ये मेरे ख्याल से शायद ये आया था एनरॉन, जिसकी फ्रॉड पकड़ी गई थी। तो ये था अपना डाइवर्जन ऑफ फंड। मैंने आपको क्या होता है वो बता दिया, कैसे होता है वो बता दिया, कि दूसरी कंपनी में क्यों होता है वो भी बता दिया, कि लो विंटेज कंपनी है तो उसमें लोन लेने के लिए, कोई कंपनी लॉस वाली है उसमें लोन लेने के लिए, या कोई ओवर लिवरेज कंपनी है, इतना लोन ले रखा है कि उसको लोन ही नहीं मिलेगा उसके लिए, या कुछ प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, कुछ शेयर इन्वेस्टमेंट कर लिए तो इसके लिए। ठीक है, तो क्या, कैसे, क्यों और इम्पैक्ट उसके क्या है वो भी मैंने आपको बता दिए, कि वो उसकी अर्निंग बढ़ेगी नहीं और ऑब्लिगेशन बढ़े जा रही है। तो ऐसे कंपनियों को बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से समझना है। ऐसी कंपनियों को अगर पीडीज वगैरह पे भी अगर आप जा रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से उसकी सारी कंपनियों के, आपके कितनी कंपनियां हैं, आपकी कौन सी कंपनी है, फैमिली में और कितनी कंपनियां हैं, आपके बेटे के नाम पे कौन सी कंपनी है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर के नाम पे और कोई कंपनी है, कोई ग्रुप कंपनी और है, आप किसी और कंपनी में पार्टनर हैं, किसी और कंपनी में आप डायरेक्टर हैं। तो ये सारा मतलब बिल्कुल ही उसको डिटेल में पूछने कि आप कहीं भी, आप या आपका कोई भी फैमिली मेम्बर किसी और कंपनी में इन्वॉल्व है, अगर है तो उसके फाइनेंशियल्स देखने ज़रूरी है, उसकी बैंकिंग देखनी ज़रूरी है, दूसरी कंपनी की भी फंड करने से पहले। ये बहुत ही ध्यान रखना है, अदरवाइज फंसेंगे, डेफिनेटली फंसेंगे। अगर दूसरी कंपनी को अगर नहीं देखा, इस कंपनी के बेस पे सिर्फ लोन दे दिया तो फंसेंगे। नॉर्मली होता क्या है, वो इग्नोर करते हैं। आप इस कंपनी में लोन दे रहे हो, आपको दूसरी कंपनी से क्या मतलब है, मैं आपको क्यों पेपर दूँ, मैं आपको उसके बारे में क्यों बताऊँ। बट आपको अपने स्ट्रिक्ट रखना, अपने पॉइंट बिल्कुल फिक्स रखने कि हाँ, अपना स्टैंड लेना है कि मेरे को आपको फंड करना है तो मेरे को आपके बारे में जाननी ज़रूरी है, आपकी बातें। तो अपना पॉइंट आप स्ट्रांगली रखें। ठीक है, चलो ओके बाय। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या रहता है।